प्लांट ब्रीडिंग का तीसरा लेक्चर है मेजर अचीवमेंट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, जो पादप प्रजनन है उसने कौन कौन सी अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल की हैं। ठीक है, और भविष्य में पादप प्रजनन जो है उससे उसके क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, या भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन से संबंधित। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो अपने इसको करते हैं शुरू। तो कौन कौन सी मेजर अचीवमेंट्स हैं उनकी अगर अपने बात करें तो जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, उपज में सुधार या इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। ठीक है, जो फसल की उपज है उसमें सुधार हुआ। किस तरह से सुधार हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। बीसवीं जो शताब्दी है या जो 20th सेंचुरी है उसमें जो मुख्य फसलें हैं, ठीक है, उनकी उपज में लगातार बढ़ोतरी हुई। ठीक है, लगातार वृद्धि हुई। ठीक है, और ये वृद्धि कितनी थी भी, 5 से 6 गुना। आपने हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा। तो ये कब आया था भी, 20वीं शताब्दी के अंदर ही, यानी 20th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इंडिया की अगर बात करें तो दो फसलों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 1952 से लेके 1957 तक। और ये दो फसलें कौन कौन सी हैं, ये दो क्रॉप्स हैं व्हीट एंड राइस, यानी गेहूं और धान। अगर गेहूं की बात करें अपने, ठीक है, तो 1952 से 1957 तक जो गेहूं की उपज है वो 6.6 से बढ़कर 27.1 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गई। ठीक है, 1952 के अंदर जो गेहूं की उपज थी वो कितनी थी, 6.6 क्विंटल पर हेक्टेयर। मतलब 4 बीघा ज़मीन से हमें सिर्फ 6.6 क्विंटल गेहूं ही मिलता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति आई, नई किस्में विकसित की गई, अर्धबोनी किस्मों का विकास हुआ, जिसकी वजह से इसकी जो उपज थी वो बढ़ गई। ठीक है, तो 1997 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इसकी उपज कितनी है, 27.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है ना, मतलब 4 बीघों से हमें 27.1 क्विंटल गेहूं प्राप्त हो जाता था। ठीक है, और अगर हम वर्तमान की बात करें, आज की बात करें, ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि गेहूं जो है उसकी उपज कितनी है, हमें 1 बीघा से ही 15 से 18 क्विंटल गेहूं मिल जाता है। ठीक है ना, तो कितना हो गया पर हेक्टेयर का अगर अपने देखें तो कितना हो गया, 60 से लेके 70-75 क्विंटल पर हेक्टेयर जो उत्पादन है गेहूं का वो आज देखने को मिलता है। ठीक है, उसी तरह से धान की अगर अपने बात करें तो 1952 के अंदर जो धान की उपज थी वो कितनी थी, 11.1 क्विंटल पर हेक्टेयर थी। ठीक है, जो 1997 में बढ़कर कितनी हो गई, 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो उपज है फसलों की वो बढ़ गई। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा आपको, नेक्स्ट अपने देखते हैं। इस डायग्राम में आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे। सबसे पहले इधर ग्राफ के अंदर देखो तो एक तरफ हमने उपज दे रखी है, दूसरी तरफ टाइम जो है। तो 1952 के अंदर उपज जो थी वो कम थी, ठीक है, इन फसलों की, जबकि 1957 तक पहुंचते पहुंचते इनकी जो उपज है वो लगातार बढ़ती गई। ठीक है, तो ये एक अचीवमेंट है। और दूसरी तरफ आपको दे रखा है, एक तरफ फसल है गेहूं और दूसरी है धान। और 1952 के अंदर गेहूं की कितनी थी, 6.6 क्विंटल पर हेक्टेयर, और धान की 11.1 क्विंटल पर हेक्टेयर। और 1997 के अंदर कितनी हो गई, गेहूं की होगी 27.1 क्विंटल पर हेक्टेयर, और धान की कितनी हो गई 29 यानी 29 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो इस तरह से जो उपज है उसमें वृद्धि हुई। तो ये एक अचीवमेंट है प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन का। चलिए उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं, गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। तो गुणवत्ता के अंदर सुधार हुआ फसलों की, या फसलों से जो भी हमें उत्पाद मिलते हैं उनकी गुणवत्ता के अंदर सुधार हुआ। ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। किस तरह से हुआ है वो हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, मिट्टी मटर बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है लेथाइरस सेटाइवस। ठीक है, या इसको खेसारी दाल भी बोल देते हैं कॉमन भाषा के अंदर। इसके जो बीज होते हैं, है ना, मिट्टी मटर के जो बीज होते हैं उनके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है।
और ये जो न्यूरोटॉक्सिन है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए या मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, यानी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ये क्या करता है, विषैला प्रभाव डालता है। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है इसका। इससे होता क्या है अभी, जो इसका प्रभाव क्या होता है, इससे टांगों का लकवा हो जाता है। ठीक है, जो लोअर लिम्स है हमारी, उनका क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, और इस लकवे या पैरालाइसिस को क्या बोल देते हैं, लेथायरिज्म। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया किसके द्वारा, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, और उसने क्या किया, दाल की नई किस्में विकसित की, और ये जो किस्में विकसित की थी उसने, इन किस्मों के जो बीज थे उनमें न्यूरोटॉक्सिन नहीं था। ठीक है, तो मीठी मटर की न्यूरोटॉक्सिन रहित किस्मों का जो निर्माण था वो किसके द्वारा किया गया था, IARI के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं कपास। तो कपास की जो गुणवत्ता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। अब जो कपास की गुणवत्ता है वो किस पर निर्भर करती है, अभी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। जो कपास का रेशा है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, जितना ज़्यादा लंबा रेशा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी गुणवत्ता होगी। ठीक है, दूसरा उसकी मजबूती कितनी है। ठीक है ना, जो कपास का रेशा है वो कितना मजबूत है या कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर भी उसकी गुणवत्ता निर्भर करती है। ठीक है, तो कपास के अंदर ऐसी नई किस्मों को विकसित किया गया जो बढ़िया क्वालिटी के जो फाइबर्स हैं या कपास के तंतु हैं वो देती थी। ठीक है, तो ये कपास में इम्प्रूवमेंट हुआ। उसी तरह से गन्ना और चुकंदर की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि गन्ना और चुकंदर के अंदर क्या चीज़ होती है, शुगर या शर्करा। अब शर्करा की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही गुणवत्ता या क्वालिटी इसकी ज़्यादा होगी। तो गन्ना और चुकंदर में ऐसी किस्में विकसित कर ली गई हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट या शर्करा की मात्रा जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तेल बीज फसलें। ठीक है, ऑयल सीड क्रॉप्स जो हैं, तो ऑयल सीड क्रॉप्स जो होती हैं इनके अंदर इनसे हमें क्या मिलता है, मेन भी हमें ऑयल चाहिए होता है। तो ऑयल की जो मात्रा है उसको बढ़ाया गया। तो ऑयल का कंटेंट अगर बढ़ गया तो ये क्या होगी, इसकी गुणवत्ता होगी। ठीक है, तो ऑयल सीड क्रॉप्स या तेल बीज फसलों के अंदर ऐसी किस्में विकसित की कर ली गई हैं जिनसे हमें ज़्यादा मात्रा में ऑयल या तेल जो है वो मिलता है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद फल और सब्जियों की बात कर लेते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके अंदर जो अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, जैसे उनका साइज़ हो गया, उनका कलर हो गया। ठीक है, वो सारे के सारे डेवलप किए गए हैं इनके अंदर। और इनके अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, जैसे शुगर का कंटेंट बढ़ाया गया है, किसी में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाया गया है। तो इस तरह से नई नई किस्में जो हैं वो फल और सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर डेवलप की कर ली गई हैं। तो ये भी एक तरह का इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी या गुणवत्ता के अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट जो अचीवमेंट है प्लांट ब्रीडिंग का वो क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू वेराइटीज़, नई किस्मों का निर्माण। ठीक है, तो बहुत सारी नई किस्में जो हैं फसलों के अंदर विकसित की गई हैं। तो कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले है गेहूं की अर्धबोनी किस्में। ठीक है, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ ऑफ वीट। ठीक है, तो NE बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है, तो NE बोरलॉग ने क्या किया अभी, मैक्सिको के अंदर, ठीक है, मैक्सिको में एक सेंटर था जिसका नाम है CIMMYT, या इसका फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये एक सेंटर है मैक्सिको के अंदर बना हुआ है। तो मैक्सिको में इस सेंटर पर NE बोरलॉग ने गेहूं की अर्धबोनी किस्में विकसित की। ठीक है ना, व्हीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ जो थी वो इसने डेवलप की। ठीक है, बोरलॉग ने इसको कैसे डेवलप किया, बोरलॉग ने क्या किया, एक जापानी किस्म थी नोरिन 10। ठीक है, जापानी किस्म थी एक गेहूं की जिसका नाम क्या था, नोरिन 10। तो नोरिन 10 से उसने ड्वार्फ जीन को निकाला। ठीक है, बौनेपन का जो जीन था उसको उसने निकाल लिया, और उस जीन का नाम क्या पड़ गया फिर, नोरिन जीन, या उसको नोरिन 10 जीन भी बोल देते हैं। ठीक है, और उस जीन को निकालकर इसने कहाँ पर डाला, इसको गेहूं के जीनोम के अंदर।
ठीक है, वीट के जीनोम में इसको समावेशित किया या इंट्रोड्यूस करवाया और इससे नई किस्म गेहूं की विकसित हुई। ठीक है, अर्धबोनी किस्में जो हैं गेहूं की नई विकसित हुई। अब इन किस्मों को 1963 के अंदर, ठीक है, 1963 में इन वेराइटीज़ को मैक्सिको से इंपोर्ट किया गया, आयात किया गया। कहाँ पर? भारत के अंदर। ठीक है, भारत में इनको कहाँ लाया गया? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो ICAR पर फिर से इनका क्या किया गया? इनके ऊपर फिर से काम किया गया। जो अर्धबोनी किस्में लाई गई थी, कहाँ पर? ICAR पर। तो इन किस्मों में क्या किया गया? सिलेक्शन किया गया, वर्ण किया गया, क्योंकि ये जो किस्में लाई गई थी वो भारत में हम लोग डायरेक्ट नहीं उगा सकते थे, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु थी या वातावरण था वो इन किस्मों के लिए उपयुक्त नहीं था। ठीक है, तो फिर ICAR के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? वर्ण किया। ठीक है, जो अर्धबोनी किस्में लाई गई थी उनमें वर्ण किया या सिलेक्शन किया प्लांट्स का। ठीक है, वर्ण विधि के द्वारा या सिलेक्शन मेथड के द्वारा गेहूं की नई अर्धबोनी किस्में विकसित की, जो इंडियन क्लाइमेट के अंदर या भारत की जलवायु के अंदर आसानी से ग्रो कर सकती थी। और फिर इन किस्मों का नाम क्या रखा गया? सोनालिका व कल्याण सोना। ठीक है, तो सोनालिका एंड कल्याण सोना जो किस्में हैं ये विकसित की गई किसके द्वारा? द्वितीयक पुरस्थापन के द्वारा या सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के द्वारा। तो क्या होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन? इसको अपने आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आगे लेक्चर आएगा एक, उसके अंदर देखेंगे। अब ये जो किस्में डेवलप की गई थी, दो किस्में सोनालिका और कल्याण सोना, इनके अंदर कुछ विशेष गुण थे। जैसे इनकी उपज जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना, मेन हमें उपज से ही मतलब था, तो यील्ड इनकी हाई थी। इसके अलावा ये प्रकाश असंवेदी थी, फोटो इनसेंसिटिविटी का गुण इसमें पाया जाता था। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था ये। इसके अलावा ये रस्ट रेजिस्टेंट थी। ठीक है, मतलब जो कंड रोग होता है या रस्ट रोग डिजीज़ होती है उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट थी, आसानी से इसमें ये रोग नहीं फैलता था। इसके अलावा इसका जो तना है वो स्ट्रॉन्ग था। ठीक है ना, और छोटा था, है ना। बोनी किस्म है तो इसका मतलब जो तना होगा, इसका स्टेम होगा, वो कैसा होगा? शॉर्ट होगा, छोटा होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, वो आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है, ये इसका गुण था एक। इसके अलावा इसमें हाई फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव, उच्च उर्वरक प्रतिक्रिया। इसका क्या मतलब है? हम लोग जितनी मात्रा में उर्वरक देते जाते थे फसल को, उतनी ही मात्रा में जो उत्पादन है वो बढ़ता जाता था। इसको क्या बोल देते हैं? फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिवनेस या उर्वरक प्रतिक्रियात्मकता। तो ये भी एक लक्षण था सोनालिका व कल्याण सोना किस्मों के अंदर। ठीक है, तो ये भी अचीवमेंट है भाई गेहूं की अर्धबोनी किस्मों का निर्माण। चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं धान की अर्धबोनी किस्में या सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ ऑफ राइस और पैडी। ठीक है, तो इसमें 3 किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, हालांकि मैंने ये पहले बता दिया है आपको। तो 3 किस्में कौन कौन सी हैं? डी जियो वूजन, ठीक है, दूसरी ताचिंग नेटिव 1 और तीसरी कौन सी है? IR8। इन तीनों किस्मों के नाम ध्यान में रखने हैं, इन पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीजियो वूजन की। तो डीजियो वूजन जो है ये बोनी किस्म है, शीघ्र पकने वाली है, यानी कि बहुत कम टाइम लेती है पकने में। और ये जापानी धान की ताइवान किस्म है। ठीक है, जापानी धान है उसकी ये ताइवान किस्म है डीजियो वूजन, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जो नाम है वो रखा गया है। दूसरा हम लोग बात करते हैं नीचे वाली 2 किस्में जो हैं, यानी ताचिंग नेटिव 1 और IR8। ये दोनों की दोनों किस्में जो हैं इनको कहाँ पर डेवलप किया गया था? IRRI फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस के अंदर राइस रिसर्च के लिए या धान पर अनुसंधान के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर है, एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, उसका नाम क्या है भाई? IRRI। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो IRRI फिलीपींस में ताचिंग नेटिव 1 और IR8 किस्मों को विकसित किया गया। और इन दोनों किस्मों को भारत में कब लाया गया? 1966 के अंदर, 1966 में इनको भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, तो ये भी एक अचीवमेंट है अभी। अब ये जो किस्में हैं इनमें कौन कौन से गुण होते हैं? तो गुण आप लोग देख सकते हो इनके अंदर। सबसे पहला है लॉजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, न गिरने वाली किस्में, तो ये गिरती नहीं थी आसानी से, अगर तेज़ हवा चल जाए तो ये स्थिर बनी रहती थी, स्टेबल रहती थी। दूसरा है उर्वरक प्रतिक्रियात्मकता, अभी मैंने आपको बताया, ये भी क्या थी? फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव थी। जितनी मात्रा में हम लोग इनको उर्वरक देते थे उतनी ही मात्रा में जो उपज है वो बढ़ जाती थी।
तीसरा गुण है इसके अंदर अधिक उपज, जो पर हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर जो उपज थी वो बहुत ज़्यादा थी, हाई थी। और नेक्स्ट जो गुण है इसके अंदर वो है फोटो इनसेंसिटिविटी या प्रकाश असंवेदीता, यानी प्रकाश की अवधि का पुष्पन की प्रक्रिया के ऊपर या फ्लावरिंग के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो ये 4 गुण थे इन किस्मों के अंदर धान की। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संकर किस्मों के बारे में। ठीक है, तो संकर किस्में जो थी सबसे पहले मक्के के अंदर बात करते हैं। तो मक्का की जो संकर किस्में कौन कौन सी हैं, इसमें आपको सिर्फ नाम ही ध्यान में रखने हैं। तो इसमें एक तो है गंगा सफ़ेद 2, ठीक है, गंगा सफ़ेद 2, और दूसरी है डेक्कन, या इसको दक्कन बोल देते हैं हिंदी के अंदर। तो ये 2 किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये अधिक उपज वाली किस्में थी, मक्का की संकर किस्में जो थी विकसित की गई थी, तो ये भी एक अचीवमेंट है। उसके बाद ज्वार की संकर किस्मों की बात कर लेते हैं। तो टोटल 11 किस्में या संकर किस्में, हाइब्रिड वैरायटीज़ जो थी ज्वार की, वो विकसित की गई थी। इसमें कौन कौन सी हैं, CSH 1 से लेके CSH 11 तक। ठीक है, तो ये टोटल 11 किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में, जो ज्वार के अंदर विकसित की गई थी। तो ये भी एक अचीवमेंट है भाई। उसके बाद बाजरा के अंदर भी संकर किस्में विकसित की गई थी, तो जो एक अचीवमेंट है। तो बाजरा में कौन कौन सी हैं अभी, PHB 10 है एक, तो दूसरा है PHB 14, उसके बाद है BJ 104, और फिर है BK 506। तो ये किस्में हैं जो बाजरा के अंदर संकर किस्में विकसित की गई थी, तो ये भी एक अचीवमेंट है। उसके बाद कपास के अंदर भी कई तरह की संकर किस्में जो हैं वो विकसित की गई थी, जिसमें नाम आते हैं H4, H6, CBS 156 और AKH 468, और लास्ट में है सुगाना। ठीक है, तो ये कपास की संकर किस्में हैं जो विकसित की गई थी। तो ये है अभी नई किस्में जो विकसित की गई हैं अलग अलग फसलों के अंदर। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट अचीवमेंट हम लोग देखते हैं शीघ्र परिपक्वन, या शीघ्र परिपक्वता बोल देते हैं, या इसको बोल देते हैं अर्ली मैचुरेशन। ठीक है, तो फसलों के परिपक्वन काल को कम कर दिया गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे फसलें जो हैं पहले मान लीजिए पकने में 4 महीने का समय लेती थी, तो ये जो टाइम है वो कम हो गया। अब कितना हो गया, उसको कम कर दिया गया, 3 महीने या 2.5 महीने कर दिया गया। ठीक है, उसका फ़ायदा जो है वो क्या होता था, एक तो हम लोग फसल चक्कर आसानी से अपना सकते थे। ठीक है, और दूसरा जो लेट सीजन में इंसेक्ट्स और डिजीज़ अटैक करती थी क्रॉप्स के ऊपर, उससे भी बचा जा सकता था। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं अर्ली मैचुरेशन या शीघ्र परिपक्वता के। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कपास है, तो कपास की जो पहले जो वैरायटी थी, पुरानी जो वैरायटीज़ थी, वो पकने में 270 दिन का समय लेती थी। ठीक है, और 270 दिन का मतलब क्या है कि पूरा साल ही वो ले जाती थी। तो हम लोग उसी फील्ड के अंदर दूसरी सीजनल क्रॉप नहीं उगा सकते थे। ठीक है, तो कपास के अंदर ऐसी नई किस्में विकसित की गई जो कम समय में पककर तैयार हो जाती थी। तो आज हम लोग जो कपास की फसलें उगाते हैं या कपास की किस्में उगाते हैं या वैरायटीज़ उगाते हैं, वो कितना टाइम लेती हैं, 170 दिन का समय लेती हैं। ठीक है ना, 170 डेज़ के अंदर वो मैच्योर हो जाती हैं या पककर तैयार हो जाती हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्रॉप रोटेशन या जो फसल चक्र है उसको अपना सकते हैं आसानी से, अगले सीज़न की जो क्रॉप है उसको आसानी से उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अचीवमेंट है। तो इसका फ़ायदा क्या होता था अभी शीघ्र परिपक्वन का, एक तो उत्पादकता बढ़ जाती थी। इसके अलावा हम लोग एक से अधिक फसलें जो हैं वो सेम फील्ड के अंदर उगा सकते हैं। और इसके अलावा जो लेट सीज़न जो पेस्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे डिजीज़ है या कोई इंसेक्ट है, उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा जो क्रॉप मैनेजमेंट है या फसल प्रबंधन है, उसमें सहायता मिलती है हमें। इसके अलावा जो फसल खर्च है, ठीक है ना, वो कम हो जाता था। जो भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज़ करते थे या फंजीसाइड यूज़ करते थे, तो वो कम कम यूज़ करने पड़ते हैं अब हमें। ठीक है, तो उसका जो खर्च है वो बच जाता है। तो ये लाभ हैं अभी अर्ली मैचुरेशन या शीघ्र परिपक्वता के। चलिए, तो ये एक अचीवमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 5वां अचीवमेंट जो है जैविक व अजैविक प्रतिबल रोधिता, या इसको बोल देते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है अभी, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ रोग रोधिता या डिजीज़ रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो हमें पता है कि जो रोग है या डिजीज़ है वो प्लांट्स के अंदर प्लांट के लिए हार्मफुल होता है, क्रॉप प्लांट के लिए।
उसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है, यील्ड कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें रोगरोधी किस्में जो हैं वो विकसित करनी होती हैं। ठीक है, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं उनको डेवलप करना होता है। तो ये एक अचीवमेंट है जो हमने कई फसलों के अंदर अचीव किया है। कीट रोधिता की बात कर लेते हैं। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो क्रॉप के लिए हार्मफुल हैं, इकोनॉमिक लॉस होता है उससे। तो कई फसलें हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट डेवलप की हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो अमेरिकन बॉलवर्म का जो लार्वा होता है उसके प्रति रेजिस्टेंस जो है वो बीटी कॉटन के अंदर होता है। तो वो कीटरोधी एक वैरायटी है। इसके अलावा सूखा रोधिता, ड्रॉट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सूखे की वजह से जो उपज है या यील्ड है, ड्रॉट की वजह से जो यील्ड है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो अगर हम ऐसी किस्में विकसित कर सकें जिनके ऊपर सूखे का या ड्रॉट का कोई इफेक्ट ना होता हो तो ये भी हमने हमने अचीव किया है पादप प्रजनन के द्वारा। कई फसलों के अंदर ऐसी किस्में जो हैं वो हमने डेवलप की हैं। इसके अलावा शीत रोधिता, पाले की वजह से या कोल्ड की वजह से जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमने कई फसलों के अंदर शीत रोधी किस्में जो हैं वो विकसित की हैं। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जो बायोटिक एंड एबायोटिक या जैविक और अजैविक रोधिता जो हैं वो विकसित की हैं। इससे होगा क्या, अभी इनका जो प्रोडक्शन है या यील्ड है वो स्टेबल हो जाती है या स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो ये एक अचीवमेंट है। अभी उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गन्ने का नोबेलाइजेशन या नोबेलाइजेशन ऑफ शुगर केन, इंडियन शुगर केन। तो ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि गन्ना प्रजनन के अंदर कोयम्बटूर पर भारतीय गन्ने का नाम क्या है, सैकरम बार्बरी, उसका संकरण करवाया गया था किसके साथ, उष्ण कटिबंधीय गन्ने के साथ, ट्रॉपिकल शुगर केन के साथ, और उसका नाम क्या था, सैकरम ऑफिसनेरम। ठीक है, और इस क्रॉस के द्वारा भारतीय गन्ने के अंदर क्या किया गया, सुधार किया गया, इंडियन शुगर केन को इम्प्रूव किया गया। तो इंडियन शुगर केन के अंदर या भारतीय गन्ने में कुछ कमियां थी और इन कमियों को दूर किया गया। इंडियन शुगर केन जो है या भारतीय जो गन्ना है उसके अंदर कौन कौन सी कमियां थी भी, एक तो जो गन्ना था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, सॉरी, गन्ना जो था वो बहुत ज़्यादा कठोर था। ठीक है, हार्ड था, इसका जो स्टेम था, इसकी जो यील्ड थी वो बहुत कम आती थी, क्योंकि एक तो स्टेम की लंबाई कम थी और दूसरा जो स्टेम की मोटाई थी वो कम थी, जिससे उसमें रस की मात्रा कम बनती थी, तो उत्पादन अपने आप ही कम हो जाता था। जबकि जो ट्रॉपिकल शुगर केन था उसके अंदर कुछ बढ़िया लक्षण थे। कौन कौन से, एक तो सॉफ्ट था, लेकिन अधिक सॉफ्ट था, ये कोमल था। इसके अलावा इसकी यील्ड ज़्यादा थी, क्योंकि जो तने की लंबाई है वो इसमें ज़्यादा होती है और थिकनेस भी ज़्यादा थी, इस वजह से इसमें ज़्यादा रस बनता था। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे गुण थे, तो इनको हमें स्थानांतरित करना था किसके अंदर, भारतीय गन्ने के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो स्थानांतरण है वो क्यों किया गया, क्योंकि जो ट्रॉपिकल शुगर केन था वो इंडियन क्लाइमेट के अंदर या भारतीय जलवायु के अंदर कम उपज देता था, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसके लिए सूटेबल नहीं था। तो इसलिए हमने क्या किया भाई, जो ट्रॉपिकल शुगर केन है या जो उष्ण कटिबंधीय गन्ना है उसके जो लक्षण हैं उनको स्थानांतरित कर लिया हमने, किसके अंदर, भारतीय गन्ने के अंदर या इंडियन शुगर केन के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, संकरण करवाया दोनों के अंदर। ठीक है, और इस संकरण से जो इंडियन शुगर केन है, भारतीय गन्ना है, वो इम्प्रूव हो गया, उसके लक्षण जो हैं वो बढ़िया हो गए, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, नोबेलाइजेशन। ठीक है, तो ये भी एक अचीवमेंट है अभी। तो ये थे भी प्लांट ब्रीडिंग के कुछ अचीवमेंट्स, इनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान से करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। जो पादप प्रजनन है उसकी भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जो पादप प्रजनन है, ठीक है, पादप प्रजनन के द्वारा हमने जो क्रॉप यील्ड है या उत्पादन है, ठीक है, उसमें वृद्धि की है। ठीक है, 20वीं शताब्दी के अंदर हम लोग 20th सेंचुरी की बात करें अगर अपने, तो कृषि उत्पादन जो है उसमें वृद्धि हुई है। अब इस वृद्धि की हम लोग बात करें तो 50% जो वृद्धि है वो किस वजह से हुई है, पादप प्रजनन की वजह से हुई है।
ठीक है, यानी हमने जो नई नई किस्में विकसित की हैं, न्यू वैरायटीज़ डेवलप की हैं, उन वैरायटीज़ के जो करैक्टर्स हैं, ठीक है, उन करैक्टर्स की वजह से जो 50% उत्पादन या प्रोडक्शन बढ़ा है कल्टीवेशन का, वो इसकी वजह से बढ़ा है। बाकी का जो बचा हुआ 50% है, 50% है, वो किसकी वजह से बढ़ा है? उत्पादन तकनीकों की वजह से। ठीक है, उत्पादन तकनीक यानी कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जैसे हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किए बढ़िया, है ना, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए, फंजीसाइड्स यूज़ किए, तो ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पार्ट आ जाता है। तो 50% जो वृद्धि हुई वो उसकी वजह से हुई। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है या जो जनसंख्या है विश्व की, वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, 2019 का आंकड़ा है, 2019 का, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 5.7 बिलियन। ठीक है, 5.7 बिलियन थी। 2050 तक ये बढ़कर कितनी हो जाएगी भी? 10 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन है या जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो 1.5 मिलियन प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। ठीक है, मतलब एक वर्ष के अंदर 1.5 मिलियन जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो कृषि क्षमता है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर पोटेंशियल है, वो कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। उसकी वजह क्या है भाई? तो कई तरह की इसकी वजह हो सकती हैं, कई तरह के कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सामाजिक व आर्थिक तंत्र में परिवर्तन हो सकता है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? कल्टीवेशन के ऊपर। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो फार्मर्स हैं या किसान हैं, उनको फसल का सही मूल्य जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग छोड़ के, खेती छोड़ के किसी और काम के अंदर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर? कल्टीवेशन के ऊपर या खेती के ऊपर। इसके अलावा और दूसरा कारण क्या हो सकता है अभी? जो सॉइल है उसका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इरोजन हो रहा है। ठीक है ना, मृदा का क्या हो रहा है? अपरदन हो रहा है, और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, हम लोग बाहर से फर्टिलाइज़र डालते हैं मृदा के अंदर, तब जाके हमारी जो क्रॉप है वो डेवलप होती है। तो नेचुरल जो फर्टिलिटी है या उर्वरकता है फसल के मृदा के अंदर, वो कम हो गई है। ठीक है, और लगातार कम होती जा रही है। इसके अलावा वन उन्मूलन जो है, आपको पता ही होगा कि जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना, फॉरेस्ट जो हैं वो कट रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? जो फर्टिलिटी है सॉइल की, है ना, जो अपर लेयर है सॉइल की, उसका क्या हो रहा है? अपरदन हो रहा है, यानी डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है, रेगिस्तान बढ़ रहा है, और जो फॉरेस्ट हैं, वन हैं, वो कम हो रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। रेगिस्तान का लगातार विस्तार हो रहा है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ये किस वजह से हो रहा है? मृदा अपरदन की वजह से हो रहा है, यानी कि सॉइल एरोजन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा वाटर लॉगिंग जो है, आपने देखा होगा आजकल न्यूज़ के अंदर आ रहा है, कई जगहों पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो बाढ़ की वजह से जो फर्टाइल सॉइल है या जो उर्वरक मृदा है वो बहकर किसी और जगह पे चली जाती है। ठीक है ना, या फिर अगर फील्ड के अंदर जल भर जाए, है ना, उसको क्या बोल देते हैं? वाटर लॉगिंग। तो जल अगर भरा हुआ रहे फील्ड के अंदर तो जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर पोटेंशियल है वो लगातार कम हो रहा है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर पोटेंशियल कम हो रहा है और जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो इतनी अधिक जनसंख्या को हमें क्या करना है? फूड की सप्लाई करनी है या भोजन की आपूर्ति करनी है। ठीक है, तो ये हम इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पादप प्रजनन के क्षेत्र में और अधिक सुधार करने पड़ेंगे। हमें हमें और ज़्यादा नई नई वैरायटीज़ या नई नई किस्में विकसित करनी पड़ेंगी जो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी उत्पादन दे सकें। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है अपने सारे के सारे जो विकल्प हैं वो खुले रखने होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें फूड के नए सोर्सेस को खोजना होगा। ठीक है, आने वाले टाइम में जो है वो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा भाई? उपज व पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ हमें ऐसी फसली किस्में विकसित करनी होंगी जो तनावपूर्ण वातावरण में भी जीवित रह सकें।
ठीक है। जो वातावरण है या एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से एडवर्स है या प्रतिकूल है, तो उस वातावरण में भी जो प्लांट हैं वो सरवाइव कर सकें, जो उससे प्रोडक्ट हमें मिलेगा या उत्पाद हमें मिलेगा उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहे, ठीक है, उसकी हानि ना हो और उपज भी अधिक आए। तो ऐसी किस्में हमें आने वाले टाइम में विकसित करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा आपको पता है आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं पादप प्रजनन के अंदर, जिसमें हम लोग जीन स्थानांतरण करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी फसल के अंदर या किसी वाइल्ड प्लांट के अंदर, जंगली पौधे के अंदर कोई बढ़िया जीन उपस्थित है, तो हम लोग उसको निकाल कर स्थानांतरित कर सकते हैं कहाँ पर, फसल जो है या क्रॉप प्लांट जो है उसके जीनोम के अंदर, ठीक है, जिससे हम लोग नई किस्म विकसित कर सकते हैं। जैसा कि हमने बीटी कॉटन को डेवलप किया है, तो बीटी कॉटन जो है वो आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही प्रोडक्ट है। तो आधुनिक जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकें हैं उनको औद्योगिक उद्देश्य के लिए यानी कि कमर्शियल पर्पस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इनका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो रेजिस्टेंट जीन्स हैं, ठीक है, जो प्रतिरोधी जीन हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं भाई, जंगली पौधों के अंदर मिलते हैं, क्योंकि जो जंगली पौधे हैं उनको अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, या एडवर्स कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। इस वजह से जो रेजिस्टेंट जीन्स हैं या प्रतिरोधी जीन हैं वो जंगली पौधों के अंदर ही विकसित होते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो वाइल्ड एनवायरनमेंट है या जंगली जो वातावरण है वो नष्ट हो रहा है डिफोरेस्टेशन के कारण या वन उन्मूलन के कारण, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो जंगली पौधे हैं या वाइल्ड प्लांट्स हैं ये क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, ये जो जातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। आज हम लोग इनको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनका जो जर्म प्लाज्म है उसको आसानी से कलेक्ट करके उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो ये प्रयास जो है वो हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जंगली जातियां जो हैं या जो वाइल्ड स्पीसीज़ हैं उनके जर्म प्लाज्म को कंजर्व करना होगा, संरक्षित करना होगा, ताकि हम लोग आने वाले टाइम में इनका उपयोग कर सकें, भविष्य के अंदर इनका उपयोग कर सकें, किस लिए, नई किस्में विकसित करने के लिए, ठीक है। अब भारत की बात करते हैं हम लोग, तो भारत के अंदर जर्म प्लाज्म कलेक्शन के लिए या जर्म प्लाज्म को एकत्रित करने के लिए कई तरह के सेंटर्स बने हुए हैं। तो टोटल 16 सेंटर्स हैं। तो 16 के नाम तो आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, मैं कुछ के नाम आपको बता देता हूँ। सिर्फ 4 सेंटर्स के नाम आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, CRRI कटक, ठीक है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। तो इस सेंटर पर जो धान है, ठीक है, उसकी 15,000 से भी अधिक जो किस्में हैं उनको संरक्षित किया गया है, ठीक है ना। जो वाइल्ड स्ट्रेन्स हैं या जंगली स्ट्रेन्स हैं उनको संरक्षित किया गया है, कहाँ पर, CRRI कटक पर। दूसरा आपको जो ध्यान में रखना है वो है DOR हैदराबाद, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ तो DOR हैदराबाद जो है, DOR की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, ठीक है ना, ओ का मतलब ऑयल सीड। तो डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च जो है ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है। और यहाँ पर जो ऑयल क्रॉप्स होती हैं या ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं उनके स्ट्रेन्स को या वाइल्ड स्ट्रेन्स को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तीसरा सेंटर आपको ध्यान में रखना है जो कि हरियाणा के अंदर है, DWR, ठीक है, DWR या इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। ये कहाँ पे है, करनाल के अंदर है। तो करनाल हरियाणा में है ये। और यहाँ पर गेहूँ के जर्म प्लाज्म को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट फोर्थ जो है आपको ध्यान में रखना है, IARI न्यू दिल्ली। इसके बारे में आप जानते ही हो, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पर मक्का जो है उसके जर्म प्लाज्म को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से और भी कई सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करने हैं, ध्यान में रखने हैं। इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ये था अपना आज का 3rd लेक्चर।